नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है बिहार पुलिस के लिए। जो भी बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास के साथ आप सभी को जरूर जुड़ना है। पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए, जो कुछ भी नया आपको मिलता है उसे नोट डाउन कीजिए, जिससे कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको एग्जाम के समय ना हो। कोई भी समस्या जो है वो आपको एग्जाम के समय फेस ना करनी पड़े। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको लगता है यार क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है पर पता नहीं क्यों डाउट है, तो वो डाउट की स्थिति ना रहे। डाउट वाली स्थिति से आप परे चले जाएं। इसके लिए आपको नोट्स बनाने, ठीक है, अच्छे और प्रॉपर नोट्स आपको इसके लिए बनाने। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट एंड ट्राइब्स इज नॉट करेक्टली मैच, है ना। कौन सी जो ट्राइब और स्टेट है ये करेक्टली मैच नहीं है, ये पूछ रहा है ना। असम की जो जनजाति है वो मिरी है, नागालैंड की कुन्यक है, अरुणाचल प्रदेश की अपतनी या कई जगह आपको देखने को मिलेगा अपातनी। ये अंग्रेजी से हिंदी में करने की समस्या है ना। इसे कैसे भी लिख लो, अंग्रेजी में तो ऐसे लिखोगे, है ना। अब तुम इसे अपतनी या अपातनी जो चाहो वो पढ़ लो, है ना। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और मध्य प्रदेश में है लंबाड़ा, ठीक है। कौन सी करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक। तो याद रखिएगा इसमें से वेट अ मिनट, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी। जो मध्य प्रदेश, जो आपकी लंबाड़ा जो जनजाति है ये कहां की है, ये मध्य प्रदेश की नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी असम में मिरी मिलती है, नागालैंड में कोन्याक और अरुणाचल प्रदेश में अपातनी देखने को जनजाति मिलती है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द सोमपेन ट्राइब फाउंड। सोमपेन के साथ साथ यहां पर एक और जनजाति है, क्या नाम है उसका, दो है बेसिकली। एक है जावा, है ना, ऐसी कुछ जनजाति है जावा, ठीक है, जो यहां देखने को मिलती है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, कौन सी, जावा, ठीक। अच्छा, ये जो सोमपेन है ये है कहां की, ये निकोबार द्वीप समूह की है। जो शायद जोरवे जनजाति भी यही की है ना। एक बार चेक कर लेना, सोमपेन, जोरवे और जावा, ये तीन जनजातियां अंडमान निकोबार की हैं, स्पेशली निकोबार की। सोमपेन जो है वो स्पेशली निकोबार में पाई जाती है, याद रखना। नीलगिरी में पाई जाती है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, टोडा जनजाति। इसके अलावा एक जनजाति है कोटा और एक है बडगा, ठीक है, और एक है कुरुम्बा। कौन सी, कुरुम्बा जनजाति, ये याद रखिएगा। लक्षद्वीप में है अमीनी द्वीप, ये एक जनजाति है लक्षद्वीप की, ठीक है। एक कोया जनजाति है लक्षद्वीप की। कौन सी, कोया जो जनजाति है ये है आपके लक्षद्वीप की। एक है मेलाचेरी, कौन सी, मेलाचेरी। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। द एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कहां से कहां बहती है। देखो, बात की जाए अगर, है ना, यही तो है अपना देश ऑलमोस्ट। बस इससे तो बहुत ही बढ़िया है, पर ये घटिया सा बना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से निकलती है, ठीक है। ये जगह कौन सी है, तिब्बत। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से, ठीक है। यहां से निकलती है और यहां अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। यहां इसके जानते हैं दिहांग नाम से, ठीक है। फिर यहां आते हुए आसाम में आती है, आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और फिर यहां से ये बांग्लादेश से आते हुए और यहां पर फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में से कहते हैं ब्रह्मपुत्र, जमुना नाम से। बांग्लादेश में से क्या कहते हैं, बांग्लादेश में से कहा जाता है जमुना, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा, तिब्बत में ये बहती है, बांग्लादेश में भी बहती है और भारत में भी बहती है, ठीक है। पाकिस्तान में तो नहीं बह रही, सिक्किम में तो है ही नहीं, और
चाइना में, अरे कहाँ, भूटान में भी नहीं है। सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ए, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? जो नर्मदा घाटी है ये किन के बीच स्थित है? देखो नर्मदा घाटी है, इसी में बहती है नर्मदा नदी, क्योंकि बैली रिफ्ट वैली जो है, घाटी जो है, इसमें ये बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। जहां से ये निकलती है वो जगह है अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, चोटी अमरकंटक से ही निकलती है सोन। सोन भी कुछ दूरी इसकी घाटी में, मतलब कुछ दूरी तक ये भी घाटी में बहती है, फिर ये जमीन पर आ जाती है। घाटी से निकलकर फिर ये कहां जाती है? फिर ये जमीन पर आ जाती है। याद रखना, घाटी में बहने वाली अगर कभी पूछ ले वह नदी बताओ जो घाटी में बहती है और पूर्व दिशा की ओर बहती है, तो सोन। सोन गंगा की सहायक नदी है, पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में घाटी में बहती है, फिर मैदान पर आती है। ठीक है, ये कहां है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा और बिंद, इन दोनों के बीच में ये बहती है। बिंद की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना। कौन सी है? सद्भावना। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो याद रखिएगा धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़ की चोटी। ठीक है, कौन सी? तो धूपगढ़ की चोटी, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे है, भुवनेश्वर महानदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है, और सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। इनमें से कौन सा एक है जो जोड़ा मैच नहीं करता, जो जोड़ा गलत है? अगर बात करें कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसमें गलत है भुवनेश्वर। जो भुवनेश्वर है वो महानदी के किनारे नहीं है। भुवनेश्वर है वो महानदी के किनारे नहीं है। अगर महानदी के किनारे नहीं है तो किसके किनारे है? तो याद रखिएगा जो भुवनेश्वर है ये किसी नदी के किनारे नहीं है, ये उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ खंबात? है ना, इनमें से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ खंबात? है ना, कौन सी हो जाएगी? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात में गिरती है, यह है माही नदी। बेसिकली माही नदी निकलती कौन सी? अगर जगह पूछी जाए कि जो माही नदी है ये कौन सी जगह से निकलती है, तो एक झील का नाम होगा मेहद झील। कौन सी? एक झील है मेहद झील, बिंद पर्वतों में, जो बिंद पर्वत श्रृंखला है उसमें मेहद झील, वहां से निकलती है ये। ठीक है, लूनी आपको पता है अरावली से निकलती है। जवाई नदी कहां बहती है ये आपको बताना है। जवाई नदी जो है, इस पर एक जवाई नदी पर एक परियोजना है जवाई नाम से ही, बस ये बताओ जवाई नदी कहां पर है? ठीक है, आगे, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जानते हैं? इनमें से कौन सा जलप्रपात है जिसे जो है नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? विच वाटरफॉल इन इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज नियाग्रा फॉल्स? नियाग्रा फॉल्स के नाम से इसे जानते हैं। कौन सा? ये है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। बरकाना जलप्रपात की अगर बात की जाए तो यह कर्नाटक में है। हां, किस नदी पर है अगर यह पूछा जाए तो याद रखिएगा सीता नदी। किस पर? सीता नदी। चित्रकूट जो है यह किस नदी पर है? तो याद रखिएगा यह है इंद्रावती नदी पर। ठीक है, केवटी जलप्रपात जो है यह कहां पर है? तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? यह है मध्य प्रदेश में, यह याद रखिएगा। कौन सा? केवटी जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? इनमें से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देगी? कौन सा जो है वाटर मैनेजमेंट डिवाइस कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट डिवाइस इज गोइंग टू गिव मैक्सिमम कॉस्ट एडवांटेज इन इंडिया? मतलब इसे लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, जितनी इसकी लागत है उससे कहीं अधिक ये आपको लाभ दे देगी। कौन सी की बात कर रहे हैं? स्वच्छालन शौचालय व्यवस्था में सुधार करने पर, इंप्रूवमेंट इन सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट सिस्टम, अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग पर, ट्रीटमेंट एंड यूज ऑफ वेस्ट वाटर, वर्षा के जल का संचयन हार्वेस्टिंग रेन वाटर, जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी,
वर्षा के जल का अगर हम संचयन कर लेते हैं, है ना, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, अगर ये हम कर लेते हैं तो ये हमें बहुत अधिक लाभ देने वाली है, ये याद रखिएगा। आगे, जीवन रक्षक अपना बचाव सिंचाई इंगित करता है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई जो है यह किस प्रकार को इंगित करती है? लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, PWP सिंचाई और गीला करना फिर सुखाना। क्या है ये है PWP इरिगेशन। क्या कहलाता है ये कहलाता है PWP इरिगेशन। आगे, एगमार्क क्या है? देखो, एगमार्क मतलब है एग्रीकल्चर मार्क। एगमार्क का मतलब ये है, अब देखो, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति है, यहां पर मार्क लिखा हुआ है, मतलब निशान, जैसे आपका ISI मार्क होता है, ऐसा ही होता है ना, वो ISI मार्क ऐसा ही होता है ना, वो उसी तरह का मार्क लगा होता है। कृषकों की एक सहकारी समिति है, अंडों की एक विनियमित मंडी है या गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। बेसिकली ये क्या है? ये है कि अगर किसी पर एग मार्क लगा हुआ है कृषि से संबंधित चीज पर, तो आप कह सकते हैं कि हाँ क्वालिटी होगी, गुणवत्ता की जांच की गई है, इसकी आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाने वाली ये होता है। ठीक है, क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर, क्वालिटी गारंटी सील है, ये याद रखिएगा। आगे, भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है। भारत में जो जूट उद्योग है ये मोस्टली कहां पर है? कौन सी जगह है भारत में जहां पर जूट का उद्योग उत्पादन जो है वो अधिक है, जूट के उद्योग अधिक लगे हैं, है ना। द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया इज मेनली कंसंट्रेटेड इन, कहां पर है? केरल में। केरल में बागान मिलते हैं रबड़ के। उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। हाँ, कहां पर? पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में, यह याद रखिएगा। आगे, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है ना? इनमें से कौन सा औद्योगिक केंद्र है जहां पर शिवकाशी केंद्र स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया इज द शिवकाशी सेंटर लोकेटेड? छोटा नागपुर प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलुरु प्रदेश और कोलकाता हुगली प्रदेश। क्वेश्चन है आपका 12, बताओ जरा, इनमें से कौन सा एक है जहां पर शिवकाशी केंद्र जो है स्थित है? छोटा नागपुर प्रदेश नहीं, अहमदाबाद बड़ौदा नहीं, मदुरई कोयम्बटूर बंगलुरु, हाँ ये है। क्या है? मदुरई कोयम्बटूर बंगलुरु प्रदेश, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जैसे जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं, यकीनन कहते हैं। उज्जैन को महाकाल का नगर कहते हैं, अपने महाकाल का, ठीक है। कोलकाता को आनंद का नगर कहते हैं। कोलकाता को क्या कहते हैं? आनंद का नगर, मतलब इंजॉय वाला ना। जैसलमेर को झीलों का नगर कहते हैं, नहीं, झीलों का नगर कहते हैं उदयपुर को। किसको? उदयपुर को कहा जाता है। अगर मैं जैसलमेर की बात करूं तो इसे स्वर्ण नगरी, क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है स्वर्ण नगरी। किसे? जैसलमेर को। जैसलमेर को क्या कहते हैं? जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी, तो ये याद रखना, ठीक है। क्या कहेंगे? स्वर्ण नगरी, ठीक। आगे, राज्यसभा कैसे भंग होती है? हाउ इज राज्यसभा डिसॉल्व? सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ चेयरमैन, मतलब राज्यसभा कैसे भंग हो सकती है? जो चेयरमैन है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट पदेन सभापति होता है, अगर उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, जब आपका चेयरमैन ही नहीं होगा तो फिर उसकी क्या जरूरत है? एक ही ये काम। दूसरा, राष्ट्रपति जब 5 वर्ष का जो 5 वर्ष हो जाते हैं ना, जैसे राज्यसभा गठित की गई, 5 वर्ष हो गए, उसके बाद उसे भंग कर सकते हैं। लोकसभा के साथ, जैसे लोकसभा भंग होगी फिर इसे भी, मतलब लोकसभा के अलावा इसका भी क्या काम? तो दोनों एक साथ, है ना। या उपयुक्त में से कोई नहीं, या नन ऑफ द अबव। होगा क्या है? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये है कि जो राज्यसभा है ना, क्या है? जो राज्यसभा है यह भंग नहीं हो सकती। ये क्या है? यह भंग नहीं हो सकती, ये याद रखना। आगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य का अध्यक्ष होता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? इनमें से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, और भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूछ रहा है जो राज्यसभा है इसका अध्यक्ष कौन होता है। अभी अभी मैंने बताया जो राज्यसभा है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ये है वाइस प्रेसिडेंट। कौन है? ये है वाइस प्रेसिडेंट। ये याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका बी, भारत के उपराष्ट्रपति। कौन? भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये याद रखिएगा। आगे, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? देखो, कार्यवाहक का मतलब ये है, मान लो जो सीजेआई है ना, ये अनुपस्थित है, काम करने में असमर्थ है, या सीजेआई की नियुक्ति नहीं हो पाई अभी तक, तो कौन है जो कार्यवाहक सीजेआई को के लिए मतलब तो कोई ना कोई तो सीजीआई होगा ना। तो सीजीआई के पद पर किसी ना किसी को नियुक्त करते हैं। तो जिसे सीजीआई के पद पर नियुक्त किया जाता है, कौन करता है सीजीआई के पद पर नियुक्त? की सीजीआई होंगे, ये कार्यवाहक ही सही, एक्टिंग ही सही, पर ये हैं कौन इस काम को करता है। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। देखो ये कौन करता है? कार्यवाहक की अगर मैं बात करूं तो कार्यवाहक के लिए है आपका राष्ट्रपति। इसमें सलाह वगैरह लेते होंगे जो जजेस वगैरह, वो आपस में सलाह करते होंगे कि इन्हें हम कार्यवाहक बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देता है, ठीक है जाओ काम करो, है ना। ऐसा भारत में न्यायिक सक्रियता क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू। जो न्यायिक सक्रियता है ये क्या है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से संबंधित है, कमिटेड जुडिशियरी से, जनहित याचिका से, पीआईएल से यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, फुल फॉर्म याद रखना इसकी, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू से, और न्यायिक स्वतंत्रता जुडिशियल इंडिपेंडेंस से। अगर मैं न्यायिक सक्रियता की बात करूं तो जो न्यायिक सक्रियता है ये जनहित यानी पीआईएल से संबंधित है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। जैसे मान लो मुझे तकलीफ हो रही है कोई और मैं कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा, तो मेरे बिहाफ पर कोई और आदमी जो है जिसे लगता है कि तरस आ जाए कि अरे मास्टर की समस्या हो रही है, चलो चलते ना, भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन ऐसा अगर होता है तो क्या वो मेरे बिहाफ पर जो है, या मतलब जा सकता है पीआईएल लेके। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई एक क्षेत्र है ना, वहां पर कुछ लोग रह रहे हैं, है ना, मान लो वहां पानी की समस्या कोई और है ना, कोई कुछ लोग वहां रह रहे हैं, तो अब इनकी जो समस्या है उसके लिए कोई पीआईएल डाल सकता है कि भाई साहब इनकी समस्याओं को देखो, इनके साथ समस्या हो रही है। तो ये जो पीआईएल है ना, ये न्यायिक सक्रियता में आता है। जुडिशियल रिव्यू सिस्टम जो है ये हमने यूएसए से लिया है। कहां से? यूएसए से। पीआईएल भी हमने यूएसए से ली है। बस कमेंट में ये लिखकर बताओ जो पीआईएल है इसका जनक कौन है? जो पीआईएल है इसका जनक कौन है ये बताना है। विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, है ना, इनमें से किस एक में जो है, किस एक अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, विषयों का बंटवारा किस में है ना, विषयों का बंटवारा किस में है? तो जो विषयों का बंटवारा है ये किस में है? तो याद रखिएगा जो विषयों का बंटवारा है ये किया गया है आपका 7वीं में, है ना, जिसमें संघ सूची है आपकी, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची वो है जिसमें, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची वो है जिसमें केंद्र और राज्य, मतलब वो विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं, ठीक है। राज्य सूची वह है जिस पर सिर्फ राज्य, और संघ सूची वह है जिस पर सिर्फ संघ कानून बनाता है। ये दोनों हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली है, ठीक है। किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा 7वीं में। 8वीं में है आपकी भाषाएं। छठी है आपकी एएमटीएम के लिए SC/ST क्षेत्र, ठीक है, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 9वीं में है आपका भूमि सुधार। 9वीं में क्या है? 9वीं में है आपका भूमि सुधार, ठीक है। आगे 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। इन 1993 द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस वाज इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ 123, 124, 130 और 132। देखो किसको लेकर क्या किया गया वो ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, बात कर रहा है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश।
राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। 213 के तहत गवर्नर जारी कर सकता है। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं आर्टिकल 124(2), इसके तहत जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, है ना, इनकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। सीजीआई की नियुक्ति भी इसी के तहत है। कौन सी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति भी आर्टिकल 124(2) के तहत है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, आगे। एक मिनट, मिटाया क्यों? चलने दो। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। द मिनिमम वोटिंग एज फॉर सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 60th, 61st और 65। बताओ जरा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें जो आयु थी, जैसे पहले 21 वर्ष की एज पर ही आप क्या कर सकते थे? वोट डाल सकते थे, आज 18 पे भी डाल सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नहीं 61वां। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। तो ये याद रखना। आगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? देखो 2003 में जोड़ी गई है आपकी बोडो, मैथिली, डोंगरी और संताली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली, ये याद रखिएगा। बोडो, मैथिली, डोंगरी और संताली। तो इसमें क्या है? ये है आपकी डी, यानी कि संताली। मूल संविधान में अगर भाषाएं देखी जाएं तो 14 थी, 8 और जोड़ी गई हैं अलग अलग समय पर और आज हो गई हैं वर्तमान। कमेंट में लिखकर बताओ कि ये 8 भाषाएं, देखो 2003 में कौन सी जोड़ी? 4 मैंने बता दी। बाकी की 4 भाषाएं कब कब जोड़ी गई हैं ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, कब कब जोड़ी गई हैं वो आपको क्या करना है? कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक, आगे। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान बामियानबाज फेमस पर, जो बामियान बुद्धा की मूर्ति है अफगानिस्तान में, वो किस लिए प्रसिद्ध है? बेसिकली थी, अब तो उसके नीचे RDX लगा के तालिबान ने उड़ा दिया, है ना। बनाएंगे कुछ नहीं, बिगाड़ेंगे खूब। तो वही है, बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत ऊंचाई पर थी। आजकल आप देखोगे ना तो पहाड़ में कुछ इस तरह से कटा हुआ तुमको हिस्सा दिख जाएगा, वो है ना। बेसिकली उसमें क्या थी? कटी हुई मूर्ति थी, तो मूर्ति उन्होंने उड़ा दी और अब बस ये बचा हुआ है। ठीक है, क्या है ये? तो ये हिंदू मंदिर के कारण नहीं, धाती दांत के कारण नहीं, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु नहीं, बुद्ध प्रतिमा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा। ठीक है, आगे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया? महात्मा बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना है जिसमें मृग सहित चक्र बताया गया है? किस घटना को डिनोट करता है? मृग सहित चित्र। महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्माण। कौन सा एक हो जाएगा? अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रथम उपदेश, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए अलग विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, कौन था? द सुल्तान ऑफ दिल्ली who cared a lot about दान दक्षिणा and established a department दीवाने खैरात for this बाज। कौन था वो? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और आपका बहलोल लोदी। दीवाने खैरात ये बनवाने वाला कौन था? तो याद रखिएगा ये बनवाया है फिरोज तुगलक ने। इल्तुतमिश वो व्यक्ति है जिसने एकता प्रणाली प्रारंभ करवाई। ठीक है, एक अमीर एक कोही विभाग याद रखना, कोही जरूर याद रखना, यही आता है। बाकी आगे दीवाने कोही, अमीर कोही, कुछ भी आ जाए। कोही ये कृषि विभाग था जो बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बनवाया था, यह याद रखना। ठीक है, आगे। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? Who among the following built the present form of दिल्ली पुराना किला? जो पुराना किला की वर्तमान स्थिति है, प्रेजेंट में जो आप इसे देखते हैं,
इस तरह का इसे बनवाया गया था 1540 से 1545 के बीच। और दिल्ली और दिल्ली के और पास क्षेत्र में 1540 और 45 में जो है किसका शासन था, तो याद रखिएगा शेरशाह का। किसका? शेरशाह का, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका ए, शेरशाह सूरी। आगे, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरोबाज द सन ऑफ विच मुगल एम्परर? इसी को संरक्षण दिया था किसने? एक सिख गुरु थे जिन्होंने इसे आशीर्वाद दिया था, नाम था उनका अर्जन देव। बेसिकली गुरु अर्जन देव। इन्हें जो है सजा या मतलब फांसी की सजा जो है ये दी थी किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने दी थी, ये याद रखिएगा। जहांगीर का ही पुत्र था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था खुसरो। इसका एक और पुत्र था खुर्रम, है ना। बेसिकली क्या हुआ था ना, खुसरो ने विद्रोह किया, अर्जुन देव जो है उन्होंने उसे संरक्षण दिया। अर्जुन देव जो है उनको फांसी दे दी गई, खुसरो को अंधा कर दिया। खुसरो को खुर्रम अपने साथ दक्षिण ले गया, वहां इसने इसको जान से मार दिया। ठीक है, खुर्रम वही है जो आगे चल के शाहजहां बना। ठीक है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? हु अमोंग द फॉलोइंग वुमेन रोट हिस्टोरिकल अकाउंट्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? है ना, मुगल पीरियड में कौन एक है जिन्होंने ऐतिहासिक विवरण दिए हैं? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा और जेबून निस्सा। अगर देखा जाए किसने दिए हैं तो ये दिए हैं गुलबदन बेगम ने। इन्होंने लिखी है हुमायूं नामा। अकबर के अनुरोध पर लिखी है, हुमायूं की ये सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। आगे, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम था? बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम मतलब एक समानता दोनों में क्या थी? द मेन सिमिलैरिटी इन द लाइफ फिलोसफी ऑफ बुद्धा एंड मीराबाई। इन दोनों में लाइफ सिमिलैरिटी कौन सी थी? अहिंसा व्रत का पालन करना, ऑब्जर्विंग द बो ऑफ नॉन वायलेंस, निर्माण के लिए तपस्या, पीनेंस फॉर निर्वाणा, संसार दुखपूर्ण है, द वर्ल्ड इज सैड, और सत्य बोलना, टेलिंग द ट्रूथ। है ना, कौन सा एक है? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका सी, संसार दुखपूर्ण है। क्या है? जो संसार है वो दुखपूर्ण है, ये याद रखिएगा। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के खिलाफ लड़ा था? कौन सा राजा था गोलकुंडा का जब जो है कृष्णदेव राय ने युद्ध किया था? जब कृष्णदेव राय ने युद्ध किया था उस समय जो राजा था वो था कुली कुतुब शाह। कौन था? कुली कुतुब शाह। याद रखिएगा ये विजयनगर साम्राज्य का, पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा हुआ है। बाबर ने इसे अपनी आत्मकथा बाबर ने लिखी थी तुझके बाबरी, उसमें भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को ही बताया। इनकी 3 पुस्तकें आपको कमेंट में लिखकर बतानी है, बहुत बार मैंने बताई। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, है ना, और इसी से प्रेरित होकर शिवाजी महाराज ने अष्ट प्रधान अपने यहां पर रखे थे। शिवाजी महाराज का जो हिंदू पादशाही जो शासन था ना, उसकी प्रेरणा कृष्णदेव राय का जो शासन था वही था। जो कृष्णदेव राय थे उनका ही जो शासन था वही प्रेरणा थी किसकी? शिवाजी महाराज की, जो हिंदू पादशाही जो उन्होंने साम्राज्य बनाना चाहा था, मतलब वो उन्होंने बनाया था, है ना, उनका, शिवाजी महाराज का। ठीक है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? इनमें तो कौन सा प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था? भारत में सबसे पुराने गणतंत्र 2 हुए हैं। एक हुआ है आपका वैशाली, एक गणतंत्र रहा है, शाक लिच्छवी एक गणतंत्र है, यौधेय नहीं रहा है। कौन सा? यौधेय जो है ये गणतंत्र नहीं रहा है। गणतंत्र होता है रिपब्लिक, है ना, जहां बेसिकली जनता या कई लोग मिलकर राजा चुनते हैं, उसकी बात। एक होता है आपका राजतंत्र, जहां पर बेटे जो राजा है, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, वो वाला। ठीक, हम हैं अभी क्या पर? हम अभी रिपब्लिक में, हम गणतंत्र में, हम अपना नेता चुनते हैं वोट देकर। ठीक है, याद रखोगे। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द रेजुलेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन द 1920 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन नागपुर? तो
तो याद रखिएगा नागपुर में क्या हो जाएगा, नागपुर में ये CR दास जो है इन्होंने असहयोग जो है आंदोलन इसको प्रस्तावित किया था, ये आपको याद रखना है। एक 1920 में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचार्य ने की थी, राघवाचार्य ने जिसकी अध्यक्षता की थी, ये याद रखना 1920 में ही हुआ था, ठीक है, विशेष अधिवेशन था। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग, देखो 1916 में तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने ही होम रूल लीगों की स्थापना की थी। ये जो होम रूल लीग थे इनको मर्ज कर दिया गया गांधी जी के कहने पर, या गांधी जी ने जब अध्यक्षता की थी इसकी तो इन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया था 1918 में। गांधी जी भी अध्यक्ष रहे इसके, और तभी जो है इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया था, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से, एक है दीन बंधु, महात्मा गांधी ने किसे दीन बंधु कहा है कमेंट में लिखना, है ना। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज फेमस एज देश बंधु, देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। कौन है, ये है CR दास या चित्तरंजन दास, ये याद रखना। एओ ह्यूम वो व्यक्ति है जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी। एनी बेसेंट के बारे में मैंने अभी बताया। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने न्यू इंडिया करके एक पत्रिका निकाली थी, है ना। यंग इंडिया करके एक पत्रिका थी महात्मा गांधी की, और यंग इंडिया करके एक बुक है लाला लाजपत राय की। यह कथन, हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, करो या मरो, इसका जो नारा है यह किस एक आंदोलन में दिया गया, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कब दिया गया, यह दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। कब, भारत छोड़ो आंदोलन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, भारी और छोटे दोनों उद्योगों का अस्तित्व, और विकसित और अल्प विकसित दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसके भी गुण है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था इसके भी गुण है। कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसी विषय है जिस पर सिर्फ पूरा मार्केट का कंट्रोल है, यानी कि पूंजीवादी। कुछ ऐसे हैं जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, क्षेत्र यानी कि समाजवादी। भारत में दोनों है, यानी कि ये हो जाएगा निजी और सार्वजनिक या समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का। जिस अर्थव्यवस्था में अस्तित्व होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। आगे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या के बारे में विचार दिए थे, कैसे, हाउ डज द फेमस इकोनॉमिस्ट थॉमस रॉबर्ट माल्थस थिंक अबाउट पॉपुलेशन, निराशावादी, पेसिमिस्टिक, अंशतः आशावादी अंशतः निराशावादी, पार्सली ऑप्टिमिस्टिक एंड पार्सली पेसिमिस्टिक। आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक और आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। जो माल्थस है इन्होंने ये जो जनसंख्या के बारे में विचार दिया था, ये क्या था, ये निराशावादी विचार था। क्या था, निराशावादी, ठीक है, ये याद रखना। आगे भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है। भारत में हरित क्रांति 1968 के समथिंग से शुरू हुई थी, इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। इसके जो जनक रहे हैं ये हैं MS स्वामीनाथन। कौन, MS स्वामीनाथन, ठीक है। गेहूं के मामले में और चावल के मामले में ये सबसे बेहतर रही है या सबसे अधिक सफल रही है। गेहूं और चावल में भी सबसे ज्यादा गेहूं, ठीक है, गेहूं और चावल के मामले में सबसे ज्यादा गेहूं में, ठीक है, तो ये याद रखना। आगे राष्ट्रीय नवीकरण निधि NRF किस प्रयोजन से संस्थापित की गई है, फॉर व्हाट पर्पज बाय द नेशनल रिन्यूएबल फंड एस्टेब्लिश्ड। NRF जो है ये किसके लिए स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा ये किया गया है सामाजिक सुरक्षा को लेकर। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, हार्ड मनी या रेयर करेंसी किसे कहते हैं। देखो जो मुद्रा आपको मुश्किल से मिले, दुर्लभ भाई हुई ना, जो मुद्रा आपको मुश्किल से मिले, जिसे प्राप्त करने में आपको मुसीबत हो, जैसे डॉलर आसानी से नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी रुपया ढूंढ लो मिल जाएगा। ऐसी तरह से जो करेंसियां कमजोर होती हैं, है ना, वो करेंसियां आपको आसानी से मिल जाएंगी। जो करेंसियां कमजोर नहीं है या जो अच्छी खासी ठीक ठीक मजबूत है वो सॉफ्ट करेंसी में आती हैं और जो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। दुर्लभ मुद्रा मतलब वो जो आसानी से सुलभ ना हो, जो आसानी से सुलभ हो, नहीं, जो आसानी से सुलभ ना हो,
जो आसानी से सुलभ ना हो। जो आसानी से सुलभ हो वो कहलाती है सॉफ्ट करेंसी। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ क्या है? इन अ इकोनॉमी द मीनिंग ऑफ हाई एंड स्टेजेस इज, स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, स्टेडी ग्रोथ बिगिंस, अर्थव्यवस्था रुद्ध, द इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट, अर्थव्यवस्था ढेर होने वाली है, द इकोनॉमी इज अबाउट टू कोलैप्स, और सभी नियंत्रण हटा दिए गए। इनमें से जो उत्कर्ष अवस्था है इसका अर्थ क्या है? मतलब किसे आप उत्कर्ष अवस्था कहेंगे? किसी भी अर्थव्यवस्था की, ये आपको बताना। क्लास पसंद आई है, क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी जो है आपको जरूर दबाना है। याद रखिएगा क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी आपको बताया गया है आपने नोट डाउन किया होगा और उसका रिवीजन आप जरूर कीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में आपको भारी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हो जाएगा स्थिर वृद्धि प्रारंभ हो जाती। ठीक है, महावीर बैच है आपका बिहार पुलिस के लिए, इसके साथ जुड़ जाइएगा। श्योर सिलेक्शन बैच है आपका CHSL के लिए, 100% सफलता के लिए ज्वाइन करें। कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट सेशन मिलेंगे 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए, सारी क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से कराई जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा अश्विनी सर की क्लास है सुबह 6 बजे, करंट अफेयर स्टैटिक की, 9:30 बजे क्लास है मुकेश सर की, 11 बजे क्लास है मेरी जो कि आपके SSC एग्जाम्स के लिए, 2 बजे की क्लास अभी चल रही है, ये है आपके बिहार पुलिस और यूपी के लिए। ठीक है, 4 बजे क्लास है निखिल सर की, 5 बजे क्लास है विकास सर की, 6 बजे क्लास है आपके अश्विनी सर की, और रात 8 बजे क्लास है मैथ और रीजनिंग आपके अपने अजय सर की। ठीक है, याद रखिएगा स्पेशल बैच आपका CRPF टेक्नीशियन और ट्रेडमैन के लिए, केसरी बैच आपका चंडीगढ़ पुलिस के लिए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है। आपके अपने अजय सर जो है इस क्लास को कराते हैं। आपके अजय सर बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से और ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच है, 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लिंक है, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या प्ले स्टोर पे जाके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है। कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह है आपके अपने परिवार SSC मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से बनाइए जिससे कि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।